नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामबली जी। रामबली जी खरी खरी बोलने के लिए जाने जाते हैं और राजद में रहते हुए राजद के निरंकुश नीतियों को लेकर आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ इसलिए गलत को गलत न कहे कि उसका नुकसान हो सकता है। डरते नहीं हैं और खुलकर उन मामलों को भी रखते हैं जिनको उठाने पर इनको नुकसान हो सकता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे आज जब रामबली जी से बात कर रहे हैं कि जन सुराज में भी जो चीज़ें हैं अच्छी बुरी उस पर खुलकर ये अपनी बात रखेंगे। तो स्वागत है आपका रामबली जी। हम ये आपने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल की निरंकुश नीतियों को के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, हम वही ईमानदारी साफगोई की उम्मीद यहाँ भी करेंगे आपसे। जरूर, निश्चित रूप से मेरी वही फितरत पहचान है। तो क्या वहाँ तो आपने कहा था कि अति पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जन सुराज में अति पिछड़ों का कितना ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, बेसिकली मैं पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ, आज भी हूँ, और राजनीति में इसीलिए आया था कि जो राजनीति में कुरीतियाँ हैं, जो राजनीति में अवमूल्यन हुआ है, ह्रास हुआ है, और ख़ास करके एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आज हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन उसके साथ न्याय आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी नहीं हो रही है, और जो राजनीतिक हुक्मरान हैं इस ओर गंभीर भी नहीं है। इसलिए मुझे कहीं न कहीं दल के परिधि में रह कर के अपनी बात को रखना पड़ता है। बावजूद इसके दल के हुक्मरान इसको अच्छा नहीं मानते हैं तो कभी कभी उसका कोप भाजन भी मुझे बनना पड़ता है। और अभी हाल का नतीजा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल से बिहार विधान परिषद की सदस्यता बर्खास्त की गई, मुझे सिर्फ इसलिए कि 111 जातियों की सवालों को मैं उठा रहा था मुखर तरीके से। मैं कोई दल का अनुशासन नहीं तोड़ रहा था, मैं कोई घोटाला भी नहीं कर रहा था, और मैं बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए दल के नेता से कोशिश कर रहा था कि आप अगर मेरी खामियां हैं तो इसको बताया जाए, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन दल के नेता जो थे बराबर रिजिड थे कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो करना है, अगर नहीं करोगे तो मैं आपको निष्कासित कर दूंगा। परिणाम वही हुआ। इसलिए आज भी मैं जन सुराज की बात आपने की, तो जन सुराज में मैं आया इसलिए कि नीतीश कुमार जी के नीतियों से मैं आहत था। राष्ट्रीय जनता दल में मैं था ही, तो राष्ट्रीय जनता दल नीतीश जी जब दोनों साथ मिले तब फिर नीतीश कुमार जी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल चलने लगी। और तीसरी बड़ी पार्टी भाजपा है, तब भाजपा भी नीतीश जी के ही पार्टनरशिप है। तो ये तीन दलों से जब मुझे तलाक टाइप का लगा तब मेरे लिए एकमात्र ऑप्शन बचा बड़े दल के रूप में जनसुराज। इसलिए कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने दल बनाने के पहले बिहार की तस्वीर को, बिहार की समस्याओं को बहुत नज़दीक से, लगभग 2 वर्षों से अधिक हो गए उनको बिहार के पगडंडियों पर खाक छानते हुए, और बिहार के हर मोहल्ले में, चाहे अति पिछड़ा का टोला हो, चाहे दलित का बस्ती हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का बस्ती हो, सब जगह उन्होंने अपनी रात बिताई, लोगों के साथ बात किया, लोगों की समस्याओं को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसके साथ शेयर भी किया। तब मुझे विश्वास हुआ कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह के गंभीर हैं, बिहार की राजनीति की दिशा को बदलने के लिए, दशा को बदलने के लिए, इसके व्यवस्था को बदलने के लिए, तो हमारे ऐसे लोगों को ज़रूर उसमें देखना चाहिए। तो आप शिक्षक हैं, आपने राजद में रहते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं, तो उनको समझाया आपने कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है? एक शिक्षक तो यही समझाते हैं। देखिए, बात दरअसल वो थी कि बिहार में जब से तथाकथित शराबबंदी हुई है तभी से हम लोग इसका विरोध में बोलते आ रहे हैं। क्योंकि शराबबंदी नहीं है, कहीं पर शराब की डिलीवरी हो रही है, सिस्टम बदल गया है। तो इस शराब तथाकथित शराबबंदी के से प्रभावित जो लोग हैं, और जो मैं तथाकथित नशीली या जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद देखता हूँ, तो उस पर हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो कभी कभी ये बातें हम लोग से निकल जाती है कि शराब उसी भगवान की तरह बिहार में है
जो दिखते नहीं हैं लेकिन हर जगह मौजूद हैं। इस बात को हम लोगों ने कई दफ़ा कई प्लेटफॉर्म से कही। उसी पर कभी स्टिंग ऑपरेशन वाले लोगों ने मेरी इंटरव्यू लिया। अब मैं वो नहीं जान रहा था, लेकिन उस इंटरव्यू को आधा पार्ट दिखाया। मैंने ये कहा था कि जो लोग पहले शराब पीते थे वो आज भी शराब पी रहे हैं। तब उसने कहा कि तेजस्वी जी, तेजस्वी यादव शराब पीते हैं कि नहीं? वही बात उसने कहा कि तेजस्वी जी शराब पीते होंगे। तेजस्वी जी अगर शराब पीते होंगे तब पी रहे हैं। और जितने भी चाहे पीते हैं तेजस्वी यादव, आपने इतना लंबा समय काम किया, पीते हैं तेजस्वी यादव शराब या नहीं? देखिए, ये बात को हम लोग व्यक्तिगत तो नहीं देखा कि पीते हैं कि नहीं पीते हैं। मैंने तो एक नीतिगत बात कही कि जो लोग भी शराब पीते हैं वो शराब पी रहे हैं। वो चाहे उसमें जज आ जाएं, प्रोफेसर आ जाएं, पॉलिटिशियन आ जाएं, विधायक आ जाएं या व्यवसायी आ जाएं। तो मैंने नीतिगत बातें कही थी, कोई व्यक्ति विशेष पर मैंने ये बातें नहीं की थी और आज भी मैं नहीं करता हूँ। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा जो है वो ढूंढ रहा है विकल्प, और यही वजह है कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जन सुराज हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कितना कुछ अभियान चलाया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से लगातार अति पिछड़ा को आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में जन सुराज का ही रुख क्यों करेगा अति पिछड़ा? क्या आप ऐसा दे रहे हैं अति पिछड़ा को? आपकी पार्टी क्या ऐसा दे रही है? देखिए, थोड़ा इसको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि आज है लगभग 91 वर्ष के बाद, मैंने 1931 में 1931 में जातीय जनगणना हुए थे। उसके बाद आज तक जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन बीच में बिहार सरकार, खास करके नीतीश जी और तेजस्वी जी के योगदान उसमें महती रहा कि उन लोगों ने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जाति गणना कराई। हालांकि उस जाति गणने के जो रिपोर्ट आए उसको मैं 100% सही नहीं मानता, उस पर मेरी भी उंगली उठी है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग, जो सबसे बड़ा वर्ग है इस 5 वर्गों में से, अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी लगभग 38% है। आज 38% आबादी बिल्कुल राजनीति की हिस्सेदारी के सवाल पर हाशिए पर है। तो आज जिनका 20 वर्षों से सत्ता था, इसके पहले जिनके 15 वर्षों से हाथ में सत्ता थी, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने पीठ अपने थपथपाना नहीं था, बल्कि 35 वर्षों में जो यह वर्ग हाशिए पर है इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी जाति गणना के साथ। और जिम्मेवारी लेने के बाद जब जाति आंकड़े आ गए, इसके अनुरूप उनका कदम उठाना चाहिए था। आज ये किस मुंह से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, 25 से 30 के बीच में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन लोगों को तो 20 साल में अपनी जितने कोटा था इनकी जातियों का, वर्ग का, वो तो पूरा कर चुके हैं। तो जो सबसे बड़ा वर्ग हाशिए पर है उसके लिए इनको आगे बढ़ कर के छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता कहीं से नहीं है। ये लोग बाय हुक और क्रूक किसी भी तरह सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का यह हश्र हुआ कि जब बड़े भाई के भूमिका में छोटे भाई का आपने आदर नहीं किया, हिस्सा नहीं दिया, तो छोटे भाई आज से आपसे प्रभावित होकर के अलग हो गया। और नीतीश कुमार जी जो है तिकड़म के बल पर बिहार में सरकार चला रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि 20 वर्षों से जो विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी जी को, राजद को रहना चाहिए था, कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका, विपक्ष के नेता की भूमिका को निभाने में तेजस्वी असफल रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को इतना लंबा मौका मिलते रहा है सत्ता में रहने का। नहीं तो बिहार के जो लोग देखेंगे आज विकल्प की तलाश में हैं, बदलाव की प्रतीक्षा में हैं। हर जगह बिहार में अराजकता है, चाहे आप नीति आयोग के सर्वे। तो जन सुराज के पास देने के लिए क्या है? ये सवाल ये है ना। ठीक है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा के साथ न्याय नहीं किया, मानते हैं। ठीक है कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने न्याय नहीं किया। जन सुराज क्या देने जा रहा है अति पिछड़ा को? चुनाव है, चुनाव में क्या भूमिका होगी? देखिए, जन सुराज तो पहले ही कहा कि मैं सत्ता में बदलाव की सिर्फ बात नहीं करता, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हूँ। रहा बात अति पिछड़ों के सवाल पर, आप कह रहे हैं अति पिछड़ों के पहली बार बिहार के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक दल ने यह विधिवत घोषणा किया है पार्टी के अपने पर्चा में और पब्लिक डोमेन में यह बातें कही कि मैं 70 सीटों का अति पिछड़ों के प्रत्याशी बनाऊंगा। ये आज तक जितने भी, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या कोई पार्टी हो, आज तक उसका आधा भी सीटें देने की फरमान या देने की घोषणा आज तक नहीं की है। तो 70 सीटों के मतलब हुआ कि आज हम संख्या के
अनुपात में कुछ हद तक हमारी भागीदारी आज जनसुराज स्वीकार कर रही है कि अगर जनसुराज के साथ अति पिछड़े के लोग जुड़ेंगे तो हम 70 सीटें विधानसभा में दूंगा। ये दिक्कत ये हो रही है कि ठीक है 70 सीटें आप देंगे अति पिछड़ों को, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जनसुराजी कह रहे हैं कि भाई हम लोग कंधा लगा रहे हैं इतने लंबे समय से, अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इस वजह से जो पुराने जनसुराजी हैं जो अब तक कंधा एकदम लगाए हुए थे, उनमें कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बन रहा है कि ऐसा ना हो कि ठीक है दूसरी पार्टियों से जो लोग आएँ, जो चुनाव से ठीक पहले आ जाएं, वे कहीं मलाई ले जाएं और हम कंधा ही लगाते रह जाएं। देखिए, जनसुराज के जो सही लोग होंगे, अभी हमारी पार्टी के बने हुए मुश्किल से 8 महीने होने जा रहे हैं। 8 महीने के अंदर अभी बहुत सारे साथियों में आपस में कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। लेकिन जो जनसुराजी साथी बिहार की व्यवस्था बदलने के संकल्प लेकर के आए हैं, उनको कौन किसको टिकट मिल रहा है इसमें दिलचस्पी कम है। जनसुराज का राज स्थापित करने में प्रशांत किशोर जी का जो डायनेमिज्म है, प्रशांत किशोर जी का जो मार्गदर्शन है, जो नेतृत्व है, उसमें आस्था है जनसुराजी भाइयों को। इसलिए ये तो स्वाभाविक है। अब परिवार छोटा था, अब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, तब बढ़ रहे तो उसी हिसाब से हमको एकोमोडेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इससे कोई समस्या नहीं आती, इससे भी महा बड़ा परिवार होगा, उसमें भी जनसुराजी जो साथी होंगे एडजस्ट कर लेंगे। जो योग्य होंगे, जो जिस वर्ग के काबिल लोग होंगे, उन्हीं को प्रत्याशी बनाने की बात होगी। अब उसमें एक दूगो कहीं छुटके पटके गलती से अगर आ जाएंगे तो वो अलग बात है। लेकिन जनसुराज का मानना है, और प्रशांत किशोर जी जो इसके सूत्रधार हैं, उनका भी मानना है कि हर वर्गों में अच्छे और बुरे लोग हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको ला करके जनसुराज के माध्यम से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करानी है, न कि सत्ता परिवर्तन। रामबली जी की क्या भूमिका होगी चुनाव में? हम तो चुनाव से पहले ही संगठन में हमने तो चुनाव के लिए अभी तक ना अपने को प्रत्याशी बनने की बात की है। मैं 70 लोगों की बात करता हूं कि 70 प्रत्याशी अति पिछड़े वर्ग से आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज से खड़े होंगे। लेकिन मैंने कभी अपने नेता के पास, प्रशांत किशोर जी हो या अध्यक्ष जी हो, कभी मैंने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं किया कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो चुनाव लड़ने से पीछे भी नहीं भागता हूं। लेकिन मेरी इच्छा है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अब कहाँ से? पार्टी तो हमें, पार्टी चाहेगी तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप कहाँ से मजबूत फाइट दे सकते हैं, जीत सकते हैं। पार्टी तो देखिए जहाँ से चाहेगी पार्टी के लोग लड़ेंगे चुनाव। व्यक्ति विशेष तो एक सिंबॉलिक फिर भी मेरा, जैसे बहुत लोगों ने बताया, वाईवी गिरी ने बताया कि मांझी से लड़ेंगे, मतलब एक दावेदार हैं, पार्टी फैसला करेगी तो मांझी से लड़ूंगा। उसी तरह से अरविंद ठाकुर भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप किस सीट पर आपको लगता है कि अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाए? अभी कोई सीट विशेष की चर्चा मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी हम लोग पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। तब विस्तार देने के बाद जो ये अध्याय आएगा, शुरू होगा, तब पार्टी के अंदर डिस्कशन होगा। अभी किसी का भी, किसी पार्टी के किसी नेता का कहाँ से कौन लड़ेंगे इस पर चर्चा पार्टी के फोरम पर कभी नहीं हुई है। लेकिन आपके देखिए हजारों लाखों समर्थक सुन रहे हैं, कोई तो आपने सोचा होगा कि हाँ इस ज़िले से यहाँ मैं अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं पूरी मजबूती से अपने संसाधनों को झोंक कर पार्टी को मजबूत करूंगा। कुछ तो होगा दिमाग में। देखिए, बिहार स्तर की राजनीति हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तब बिहार में कोई एक जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तब पार्टी का निर्णय महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी मुझे जहाँ से उपयुक्त समझेगी, जहाँ से अनुकूल समझेगी, उसके अनुसार मैं पार्टी का उम्मीदवार बन करके लड़ूंगा। मेरा लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। लड़ेंगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टी अगर नहीं चाहेगी, मेरी इच्छा, मैंने तो अपने अभी तक इच्छा व्यक्त नहीं की है लड़ने का, बावजूद इसके अगर पार्टी की इच्छा होगी तो मैं उस पर अमल करूंगा, उससे मैं बाहर नहीं हूं। लेकिन आप सीट का खुलासा अभी नहीं करेंगे? सीट की चर्चा अभी तक उस फोरम पर हुई ही नहीं है, तो मैं पहले कैसे कह दूं कि फलाने सीट से लड़ूंगा या फलाना सीट हमारे प्राथमिकता में। मेरे लिए तो 243 सीट बराबर अभी है। 243 सीटों पर मैं अभी काम कर रहा हूं, चाहे संगठन के माध्यम से, चाहे जो हमें टास्क मिला है पार्टी में, उस टास्क को मैं 243वें विधानसभा के लिए अमली जामा पहना रहा हूँ। तो आपकी पार्टी तो लोकतांत्रिक होने का दावा करती है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हैं, और चाहे बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, अगर चुनाव लड़ना है तो तय प्रक्रिया से आना होगा, आवेदन करना होगा और
बताना पड़ेगा, जो राशि है वो जमा करनी पड़ेगी, तो उस प्रक्रिया से तो आपको भी गुजरना पड़ेगा ना। हाँ, तो प्रक्रिया पार्टी के अंदर चल रही है। जो चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया नहीं, जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं उन लोगों ने आवेदन दिया है। अब वो आवेदन का स्क्रूटनी हो रहा है कि नहीं, कब होगा। तो आपने आवेदन दिया या नहीं? देखिए, मैं आवेदन देने के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। मैं तो पहले ही कहा कि मैं अपनी इच्छा व्यक्त किया हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए मैं आतुर नहीं हूँ। अगर पार्टी की इच्छा होगी उस पर मैं अमल करने के लिए तैयार हूँ। तो इस परिस्थिति में मुझे अप्लाई करने के कोई मतलब नहीं होता। जब मैं अप्लाई कर देता तो ये बातें क्लियर हो जाती कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जब मैं अप्लाई करता तो कोई न कोई सीट पर चिन्हित करता, तो न मैं अभी सीट बताने की स्थिति में हूँ और न मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। इसलिए उसको आप जैसे भी घुमा के पूछे, मेरा उत्तर वही है कि पार्टी का जो निर्णय होगा वही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि अति पिछड़ा पूरी मजबूती से जनसुराज से जुड़े, जैसा जुड़ रहा है, दिख भी रहा है आपके कार्यक्रमों में, आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में कि जुड़ाव दिख रहा है साफ, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको तो ये बताना पड़ेगा कि हम मजबूती से खड़े रहेंगे। और देखिए, हम आप सिर्फ चुनाव लड़ाने की बात नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आपको तो कहना चाहिए कि हाँ मैं लड़ूंगा चुनाव। ये संशय की स्थिति क्यों दिख रही है? नहीं, संशय नहीं है। इसको आप ये समझें कि मेरी खुशी या मेरी इच्छा है कि 70 विधानसभाओं पर अति पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी मैदान में उतरे। मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन 70 लोगों को लड़ाने में अगर मैं सक्षम रहूंगा, सब जगह प्रचार प्रसार करूंगा, उसमें मुझसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी अपने 70 भाइयों को लड़ाने में। मुझे लड़ना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 70 लोगों को लड़ाना। इसलिए मैं अगर 70 में मैं भी आ जाता हूँ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं नहीं आता हूँ तो और मुझे खुशी होगी उन लोगों को लड़ाने में। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उन्होंने कल कहा कि उनकी नज़र में उनकी पार्टी जो है, आपकी जो पार्टी है, आप सब सारे जनसुराजियों की पार्टी है जनसुराज, इसमें अगर सीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे फिट कैंडिडेट इसके लिए प्रशांत किशोर हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो पार्टी को खून पसीना दे करके सींच रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी तो एक कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं। हालांकि अभी ये यथार्थ नहीं है, लेकिन उसको समय आने में देर लगेगा। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जी के मेहनत को देखते हुए, प्रशांत जी को लगन को देखते हुए, प्रशांत जी को मिशन के देखते हुए, हर जनसुराज के एक एक कार्यकर्ता से पूछिए तब प्रशांत जी के निर्णय के साथ है। और प्रशांत जी, इसको हम लादने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशांत जी के मेहनत और लगन देख करके हर कार्यकर्ता उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलना चाहता है और उनके हर निर्णयों में अपने साथ है। तो ये मांग करते हैं आप पार्टी नेतृत्व से, अध्यक्ष से, कि इसका ऐलान किया जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर सीएम कैंडिडेट होंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये पार्टी के फोरम में ऐसी अगर बात होगी तो चर्चा होगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के भला के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसको मैं स्वीकार करता हूं। और प्रशांत जी के बाद फिर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर प्रशांत जी की इच्छा नहीं होगी, पार्टी का जो इच्छा होगी उस पर बहुत होगी। तो ये सब चर्चा अभी हम लोग के यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी चर्चा है कि जनसुराज को पूरी तरह से खड़ा करे कि जनसुराज का कोई भी प्रत्याशी कहीं से लड़े तो वह जीत सके और जीत करके 2025 में सरकार बनाए। जनसुराज का यही संकल्पना है और यही संकल्प है। तो सुना आपने प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी को। इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कायाकल्प होगा, ये मानते हैं। लेकिन जनसुराज में प्रशांत किशोर ही नहीं है, जनसुराज में कई लोग हैं जो काबिलियत रखते हैं बिहार को चलाने की और बिहार का मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हमारी पार्टी में कोई भी फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भी लोकतांत्रिक तरीके से होगा, यह प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी का कहना है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज के जो हैं उदय सिंह, उन्होंने कल कहा सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में कि उनकी नज़र में प्रशांत किशोर सबसे फिट कैंडिडेट हैं सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किए जाने के। अब प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने और दूसरे जनसुराज के नेताओं ने भी ये कहा है कि उनकी नज़र में भी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य हैं, क्योंकि अपना खून पसीना बिहार के बदलाव के लिए लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।